हाय स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कक्षा छठी का सामान्य विज्ञान और आज के हमारे पाठ का नाम है आपदा प्रबंधन। स्टूडेंट, ये पाठ देखने से पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। इन तस्वीरों को ज़रा आप ध्यान से देखिए। 30 सितंबर 1993 ये लातूर के लिए काला दिन माना जाता है, क्योंकि इसी दिन इस जिले के किलारी इस गांव में एक बड़ा सा भूकंप आया था और जिसकी वजह से बहुत सारी जान गई थी और बहुत सारा नुकसान भी हुआ था। स्टूडेंट, ये हमारी मुंबई की तस्वीर है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारा पानी यानी हमारे रास्तों ने भी नदी का स्वरूप ले लिया है। ये घटना आपको याद होगी, ये घटना हुई 26 जुलाई सन 2005 की, जिसमें बहुत सारी वर्षा हुई थी और वर्षा के कारण बहुत सारी मुंबई में यानी पूरे मुंबई में ही पानी भर गया था और जिसकी वजह से बहुत सारी जानें गई थी। ये तस्वीर है मालिन गांव की, जो पुणे ज़िले में है। इस मालिन गांव के बाजू में जो पहाड़ था, वो पहाड़ की कगार ढहने की वजह से वो सीधा उस मालिन गांव में चले गए और मिट्टी और पत्थर के नीचे बहुत सारे लोग दब गए और उसकी वजह से बहुत सारे लोग मृत्यु के मुंह में चले गए। ये घटना जुलाई 2014 में हुई थी। उसके बाद ये जो तस्वीर है ये तमिलनाडु की। तमिलनाडु में 2 नवंबर 2015 में भयंकर वर्षा हुई थी और उस भयंकर वर्षा के कारण बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवाई पड़ी। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हमने देखा था कि मुंबई, पूना, उसके बाद वो मालिन गाँव, किल्लारी का भूकंप, तमिलनाडु की ये भयंकर वर्षा। तो ये जो है, ये जो भी आते हैं तो हमें कुछ ना कुछ भयंकर नुकसान या हमें आर्थिक नुकसान या फिर उसमें हमारी लोगों को हानि पहुंचती है, जानी जाती है। तो ये एक प्रकार का क्या है, संकट होता है। ये संकट मानव निर्मित भी हो सकता है या प्राकृतिक भी हो सकता है और इन्हीं संकट को हम क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। क्या कहते हैं हम, आपदा। तो आइए हम इस आपदा की परिभाषा देख लेते हैं। आपदा का अर्थ है कि अचानक आने वाले संकट के कारण देश अथवा समाज की बड़े पैमाने पर जन, धन एवं सामाजिक हानि होती है। तो ऐसे संकटों को हम आपदा कहते हैं। क्या कहते हैं, आपदा। आपको चित्र में दिख रहा है कि अलग अलग प्रकार की आपदा है यहाँ पर। जैसे कि पहले चित्र में देखिए, एक बिल्डिंग के नीचे कुछ ज़मीन पर बहुत सारी दरारें दिख रही है, तो ये भूकंप का उदाहरण है। दूसरे चित्र में आप देख रहे होंगे कि सूरज दिख रहा है, उसकी गर्मी बहुत दिख रही है और नीचे उस सूरज की गर्मी की वजह से पेड़ भी सूख गया है और ज़मीन भी सूख गई है। तो ये बारिश न होने के कारण जो सूखा यानी अकाल पड़ता है, वो वाली आपदा है। तीसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि एक लड़का जो है वो घर के ऊपर चढ़ा है, नीचे सब तरफ पानी ही पानी है, यानी इसको कहते हैं अतिवर्षा। यह अतिवर्षा का संकट है। चौथे चित्र में आप देख सकते हो कि घर है, घर को आग लगी है। तो आग लगने के कारण भी ये इसे भी एक आपदा कहते हैं। ये आग लगने के जो घटना है आप लोग आए दिन देखते रहते होंगे, न्यूज़ पर भी बहुत बार बताते कि यहाँ पर आग लगी है, वहाँ पर आग लगी है। उसके बाद जो पांचवा चित्र है, पांचवें चित्र में आप देख रहे हैं कि भवंडर आया है, यानी तेज़ हवा चल रही है और तेज़ हवा में बहुत सारे घर भी उड़ जा रहे हैं। इसमें बहुत सारा नुकसान होता है। छठे और आखिरी चित्र में आप देख रहे हैं कि एक पर्वत है, पर्वत के ऊपर, उस पर्वत के ऊपर वाले भाग से क्या हो रही है, ज्वालामुखी बाहर निकल रही है और ये ज्वालामुखी भी बहुत हानिकारक होती है। तो इस तरह से आपदाएं के अलग अलग रूप है। अब ये आपदाएं क्यों आती है, इनका कारण क्या है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपदाएं किन कारणों से आती है और कैसे होती है। अतिवृष्टि के कारण आने वाली भयानक बाढ़, भूकंप, बिजली गिरना, ज्वालामुखी इत्यादि। जंगलों में अचानक लगने वाली आग, बढ़ती जनसंख्या के कारण छोटे स्थानों पर लोगों की भीड़ एकत्र होने से बड़े हुए खतरे की तीव्रता, बड़े पैमाने पर होने वाले निर्माण कार्य, पर्यावरण का बिगड़ता हुआ संतुलन, आतंकवाद, दंगा, अपराध से होने वाले बम विस्फोट, आक्रमण, आग लगाना, दुर्घटना इत्यादि ये जो है आपदाओं के कारण होते हैं। आपदाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, मानव निर्मित आपदाएं और प्राकृतिक आपदाएं। यहाँ पर कुछ उदाहरण आपदाओं के आपको दिए हैं। मानव निर्मित आपदा यानी जो मनुष्य के द्वारा आपदाएं आती है उसे मानव निर्मित कहते हैं, जैसे कि आग।
और प्राकृतिक आपदा यानी जो प्रकृति द्वारा आपदाओं का निर्माण होता है उसे प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं, जैसे कि भूकंप। तो यहाँ पर और कुछ उदाहरण दिए जैसे कि आग, भूकंप, रासायनिक गैस रिसाव, आंधी, भयानक बाढ़, सुनामी, बम विस्फोट, मकान ढहना, बाढ़, कगार ढहना, मोटर दुर्घटना, युद्ध, दावानल। दावानल यानी आग लगना। तो इन आपदाओं का आपको क्या करना है, मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाओं में आपको वर्गीकरण करना है और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे उसको सेंड करना है। भूकंप भूगर्भ में होने वाली हलचल के कारण प्रचंड मात्रा में ऊर्जा का उत्मोचन होता है, मतलब जमीन के अंदर ऊर्जा की निर्मित होती है और उसका रूपांतरण भूकंप की तरंगों के होने के कारण पृथ्वी के पृष्ठभाग में हलचल होती है। फिर हमारी जो पृथ्वी का पृष्ठभाग है उस पर हलचल होती है, इसके कारण ज़मीन में कंपन होता है, उसका हिलना, ज़मीन में दरार पड़ना आदि घटनाएं होती हैं। इस तरह भूकवच में अचानक कंपन होने को ही क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। ऐसा माना गया है कि भूकंप आने के अन्य कारणों के साथ ही बड़े बांध तथा खनन कार्य जैसे प्रमुख मानवीय कारण भी है। जो बड़े बांध बांधे जाते हैं उसके बाद खदानों का खोदकाम होता है, तो उसके वजह से भी भूकंप आता है। वो भी क्या होते हैं, भूकंप आने के कारण हो सकते हैं। भूकंप की वजह से निर्माण कार्य, पुल, सड़कें, रेल मार्ग ध्वस्त हो जाते हैं। नदियों के प्रवाह की दिशा भी बदल सकती है और बड़े पैमाने पर जन धन की हानि होती है। दूसरी प्राकृतिक आपदा है भयानक बाढ़। भयानक बाढ़ संपूर्ण विश्व में बार बार आने वाली प्राकृतिक आपदा है। जब अतिवृष्टि के कारण एक ही स्थान पर अधिक मात्रा में जमा होने वाले पानी नदी के पात्र से बाहर जाता है तब बाढ़ का संकट आता है। यानी जब अतिवर्षा होती है और अतिवर्षा के कारण जब पानी ज़्यादा होने के कारण फिर वो नदी के पात्र से यानी नदी से वो पानी जो है बाहर आता है, तो जिसके वजह से उस नदी के आसपास जो भी गांव होते हैं उन गांव में पानी भर जाता है। आपने देखा होगा कि पिछले साल कोल्हापुर में उस नदी के कारण पूरे कोल्हापुर गांव के अंदर लोगों के घरों में पानी भर गया था। तब बाढ़ का संकट आता है। अत्यधिक वर्षा होने पर बड़े शहरों की जल निकास व्यवस्था अपर्याप्त हो जाती है, यानी कि उसके अंदर जो पानी का निकास करना होता है वो अपर्याप्त होता है, मतलब संभव नहीं होता। इसके कारण नाले भर जाते हैं, सड़कों पर पानी फैलने लगता है और वह आसपास के परिसर तथा घरों में घुस जाता है। भयानक बाढ़ के प्रभाव देखिए, बड़े पैमाने पर जन धन की हानि होती है। भूमि का क्षरण होता है यानी जमीन के ऊपर की जो मिट्टी की परत होती है वो सब चली जाती है पानी के साथ बहकर। बड़े पैमानों पर फसलों की भी हानि होती है, खेत में जो फसल होते हैं वो सब भी नष्ट हो जाते हैं। बाढ़ हटने पर बीमारी और संक्रामक रोग के कारण लोगों का स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है, यानी फिर उस बाढ़ के वजह से बहुत सारी बीमारियां भी आती है और उसके कारण लोगों का स्वास्थ्य भी खराब होता है। आंधी तूफान, ये भी आपने देखा होगा कि हवा में निर्मित होने वाले कम अधिक दबाव के पट्टे और उससे जलवायु में होने वाले परिवर्तन के कारण तीव्र गति से हवाएं बहने लगती है और तूफान का निर्माण होता है। अभी पिछले हफ्ते ही हमने देखा था, यानी 10-12 दिन पहले, कि मुंबई में बहुत बड़ी आंधी तूफान आया था और उसके प्रभाव क्या क्या होते हैं। देखिए कि आंधी से प्रभावित प्रदेशों में असीमित हानि होती है, यानी बहुत सारा नुकसान होता है। जन धन की अत्यधिक हानि होती है। विद्युत आपूर्ति ठप हो जाती है, यानी बिजली भी चली जाती है, कभी कभी तो 2-2, 3-3 दिन तक बिजली नहीं रहती है। परिवहन व्यवस्था भी खंडित हो जाती है। परिवहन व्यवस्था यानी गाड़ियाँ भी बंद पड़ जाती है, सड़कें भी बंद पड़ जाती है आंधी तूफान की वजह से। दावानल यानी आग लगना। दावानल का अर्थ है जंगल की आग, जिसमें चरागाह अथवा घास वाले प्रदेशों में प्राकृतिक अथवा मानवीय कारणों से लगने वाली अनियंत्रित आग यानी दावानल होती है। दावानल फैलने की गति बहुत तीव्र होती है, यानी जंगल में जब आग लगती है तब वो एकदम तीव्र गति से फैलती है। दावानल के कुप्रभाव, यानी प्राकृतिक संसाधनों की बहुत हानि होती है और हवा प्रदूषित होती है। आग लगने की वजह से क्या होता है कि जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं जंगल में वो उनकी बहुत हानि होती है और वायु भी यानी हवा भी प्रदूषित होती है। अभी हमने आपदाओं के बारे में जानकारी ली है, आपदाओं के कारण, उनके प्रभाव। अभी हमें देखना है कि आपदा प्रबंधन यानी क्या।
जन सहयोग और आपदा प्रबंधन के बीच बहुत समीपी संबंध है। आपदाएं टालना, उनका सामना करने की योजनाएं तैयार करना तथा इसके लिए क्षमता प्राप्त करना, इन्हें समग्र रूप से आपदा प्रबंधन कहते हैं। हमने देखा कि हमारे जो शारीरिक शिक्षक सुरवे सर है, हमारे स्कूल में आपको बहुत बार यानी शनिचर के दिन आपदा के समय हमें किस तरह से जागरूक रहना चाहिए, किस तरह से सावधानी रखनी चाहिए, किस तरह से हमारी ऊपर की कक्षा से बाहर निकलकर हमें हमारे ग्राउंड पर यानी मैदान पर आना है, उस आते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, ये सब की हमें तालीम यानी प्रैक्टिस करवाई है। आपातकालीन अथवा मानव निर्मित आपदाओं में होने वाली हानियों को रोकने के उपाय के रूप में आपातकालीन नियोजन तथा प्रबंधन की अधिक आवश्यकता होती है। यानी अगर हम आपातकालीन परिस्थिति में क्या उपाय करने हैं, किस तरह से हमें अपना बचाव करना है, अगर हम इसका पूर्व नियोजन करेंगे तो हम उस जीवित हानि को तथा और भी हानियों को हम टाल सकते हैं और इसे ही हम आपदा प्रबंधन कहते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण संस्थान की स्थापना 2005 में हुई। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत नियोजन करने का काम यह संस्थान करती है। यानी ये जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन है, जो भी आपदा आती है उस आपदा के प्रबंधन का नियोजन जो है वो ये संस्था करती है। हमें यह हमेशा सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि आपदा के समय एक दूसरे की सहायता तथा सहयोग करना हम सभी का नैतिक उत्तरदायित्व है। यानी कि जब भी ऐसी कोई आपदा आती है तब हमने हमेशा एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। यानी कोई अगर मुसीबत में है तो हमने सिर्फ हमारी जान बचाने की नहीं सोचनी चाहिए, हमें हमारी जान तो सुरक्षित रखना ही है, बट साथ में अगर हो सके तो हम दूसरों की भी हमें उस समय मदद करनी चाहिए। स्टूडेंट, अगर आप किसी आपदा से घिरे हुए हो यानी किसी संकट में हो और आपको किसी के सहायता की आपको आवश्यकता है, तो अभी मैं आपको कुछ नंबर बता रहा हूँ। ये नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये नंबर हमेशा आपको याद होनी चाहिए, तो इसीलिए इस नंबर को आप नोट करके रखिए और अपने दिमाग में भी सेव करके रखिए। पुलिस 100, अग्निशामक दल 101, रुग्णवाहिनी 102 और आपदा नियंत्रण कक्ष 108। ये जो नंबर्स है ये नंबर्स आप नोट डाउन करके रखिए। यानी जब भी आप किसी मुसीबत में हो तो आप इन नंबर्स को डायल करके तुरंत आप सहायता मंगवा सकते हो। अभी हमें देखने की उपाय। आओ देखें कि मानव निर्मित तथा प्राकृतिक आपदाओं के आने के पहले तथा आने पर हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। यदि आप किसी आपदा में आप गिर चुके हो, फंस चुके हो, तो आपको उस समय किस तरह से सावधानियां रखनी चाहिए। देखिए, रेडियो और टीवी पर आने वाले समाचारों पर सतत आपको ध्यान रखना है। बैटरी पर चलने वाले रेडियो और मोबाइल का उपयोग करना है। मौसम विभाग द्वारा दी जाने वाली सूचनाएं हमेशा ध्यान से सुननी है। वेबसाइट www.imd.gov.in का उपयोग करना है। बादल फटने अथवा अतिवृष्टि के कारण पहाड़ की ढाल पर चट्टानें ढहती है, टीले और पहाड़ियों ढहकर नीचे आ जाती है। ऐसे समय में पहाड़ी की तलहटी के पास मत रुको। हमें वहाँ पर नहीं रुकना चाहिए क्योंकि कभी कभी वो ढलान की वजह से पूरी की पूरी मिट्टी नीचे आ सकती है। जैसे हमने देखा था ना, पूर्णा जिले में जो मालिन गांव था, पूरा का पूरा गांव उस पर पहाड़ी की मिट्टी की वजह से क्या हो गया था, दब गया था। इसलिए ऐसे पहाड़ों के नीचे हमें नहीं रुकना है। नदी में बाढ़ आने पर नदी तट के परिसर अथवा घर में न रुककर अन्यत्र सुरक्षित स्थान का हमें आश्रय लेना चाहिए। अगर आप नदी के किनारे रहते हो तो आपको उस नदी के किनारे में जब बाढ़ आने का खतरा होता है, हालांकि सूचना पहले ही दी जाती है, तब हमें वहाँ से निकलकर किसी सुरक्षित स्थान का आश्रय लेना है। जितना हो सके उतनी ऊंचाई पर रुको। बहते पानी के प्रवाह में मत उतरो अथवा वाहन आगे मत लेके जाओ। हम देखते हैं टीवी पर अक्सर कि जब भी नदी में बाढ़ आती है तब उस नदी को पार करने के लिए बहुत सारे बच्चे शरारत करने के लिए उस नदी में कूद जाते हैं, या बहादुरी दिखाने के लिए, स्टंट्स करने के लिए, या कोई कोई अपनी बाइक लेकर जाता है। तो उस समय ऐसा हमें खतरा नहीं उठाना चाहिए क्योंकि उस बाढ़ में हम बहने जाने की हमें खतरा हो सकता है।
भूकंप में सड़कें फट जाती है और ज़मीन में दरारें पड़ जाती हैं, रेल की पटरियां उखड़ जाती है। इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते समय आगे का मार्ग व्यवस्थित है या नहीं, इसकी निश्चित जानकारी प्राप्त करो। जब भी हम भूकंप में मतलब भूकंप आ जाता है तब क्या होती है कि सड़कों में दरारें आती है, उसके बाद घर भी गिरने लगते हैं। तो हमें उस समय खुले मैदान में जाना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि हम जब चलने लगते हैं तो आगे दरारें गिरती है, तब आगे का रास्ता सुरक्षित है या नहीं ये हमें देखकर ही चलना चाहिए। सहायता केंद्र अथवा छावनी का आश्रय लो, जिससे कि औषधियाँ, भोजन के पैकेट, पानी, प्रथमोपचार इत्यादि सहायता शीघ्रता से मिल सके। आपने देखा है कि बहुत बार ये आपदाएं आकर चली जाती है, उसके बाद बहुत सारे लोग अगर जंगल में खो जाते हैं या कहीं अलग जाते हैं तो हमें हमेशा जो छावनी होती है उसका हमें आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि छावनी में हमें हमारी खाने की समस्या, औषधि की समस्या, पानी की समस्या वहाँ पर हम पूरी हो सकती है, यानी दूर हो सकती है। आग से बचने के लिए विद्यालय, अस्पताल, रेलवे स्टेशन आदि स्थानों पर अग्निशामक यंत्र का उपयोग करो। अगर आप आग में फंस चुके हो तो वहाँ पर जो अग्निशामक यंत्र होता है उसका हमें क्या करना चाहिए, उपाय करना चाहिए। और भी कुछ उपाय है, जैसे कि अगर भूकंप में आप घर में हो तो घर के अंदर जो टेबल होता है या दरवाजे की जो चौखट होती है हमें उसके नीचे उसका आश्रय लेना चाहिए, उसके नीचे रहना चाहिए। आग लगती है तो अक्सर आप देखते हैं कि अगर मिट्टी वगैरह कुछ होता है तो मिट्टी उस आग के ऊपर हमें फेंकनी चाहिए, जिसके कारण आग बुझती है। तो ये सब उपाय हमें करने चाहिए। अभी हमें देखना है कि प्रथमोपचार। दैनिक जीवन में हमें अनेक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। कुछ आपदाएं छोटी तो कुछ बड़ी होती है। अचानक आई हुई आपदा पर चिकित्सीय उपचार मिलने से पहले तत्काल उपाय करने की आवश्यकता होती है। यानी कि हम कहीं गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसे समय में अस्पताल जाने से पहले हमें कुछ छोटे मोटे उपाय अपने से करना होता रहता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रथमोपचार कहते हैं। किन किन परिस्थितियों में हमें किस तरह का प्रथमोपचार करना पड़ता है, आइए अभी हम ये देखते हैं। बाह्य रक्तस्राव। जिस व्यक्ति के शरीर से रक्तस्राव हो रहा है, रक्तस्राव यानी रक्त बह रहा है, उस व्यक्ति को आरामदायक स्थिति में बिठाओ अथवा लिटा दो। रक्तस्राव वाले अंग को हृदय की अपेक्षा उच्च स्तर पर रखो और घाव को पानी से स्वच्छ करो। यानी कि अगर कोई व्यक्ति घायल हो गया और उसके पाँव से या शरीर के किसी भी भाग से अगर खून बह रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, पहले उस व्यक्ति को आरामदायक स्थिति में बिठाना चाहिए या हमें उसको सुलाना चाहिए। और फिर जहाँ पर रक्तस्राव हो रहा है उस अंग को हृदय की अपेक्षा उच्च स्तर पर रखना है। जैसे कि अगर हाथ को लगाए तो हाथ को हमें हृदय से ऊंचे यानी हमारे हार्ट से ऊंचे स्थान पर उसको रखना है और उस घाव को हमें पानी से याद रखना है कि हमें उस घाव को स्वच्छ पानी से ही क्या करना है, साफ करना है। जलना तथा झुलसना, यानी सामान्य रूप से जलने पर, अगर हम सामान्य रूप से जल जाते तब हमें उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, यहाँ पर कुछ उपाय बताए गए हैं, ज़रा ध्यान से सुनिए और देखिए। घाव वाले अंग को पानी से धो अथवा पानी में डुबोकर रखो। जहाँ पर आपको घाव यानी जहाँ पर जला है उस जले हुए जगह को पानी से धोना है या फिर पानी में डुबोकर रखना है। पीने के लिए पानी दो, यानी जो भी जला हुआ है उसको पहले पीने के लिए हमें पानी देना चाहिए। रोगाणुरहित पानी के घोल में कपड़ा भिगो तथा उससे घाव को हल्के हाथ से पोंछो। यानी रोगाणुरहित यानी उसमें बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए। एक साफ सुथरा कपड़ा लेना है, उसको पानी में भिगोना है और उससे क्या करना है, उसके घाव को साफ करना है। तेल युक्त मरहम मत लगाओ, उस समय हमें उस घाव पर तेल युक्त मरहम नहीं लगाना है। घाव को सूखी ड्रेसिंग पट्टी से ढक दो, यानी जो सूखी ड्रेसिंग पट्टी होती है उस पट्टी से हमें घाव को ढक देना है। यह हो गया सामान्य रूप से जलने पर। और अगर कोई गंभीर रूप से जलता है तब क्या करना चाहिए, हमें उसे मानसिक सांत्वना देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत घबराया हुआ रहता है। रोगाणुरहित कपड़े से जले हुए भाग को ढक दो। जो साफ सुथरा कपड़ा रहता है उस कपड़े से हमें जले हुए भाग को क्या करना चाहिए, ढक देना चाहिए। आभूषण, जूते निकाल दो, यानी अगर उसने कुछ पहना है जैसे चैन, अंगूठी
या और भी कुछ गहने अगर किसी जो जला है उसने पहने तो निकाल देने चाहिए, उसके जूते भी निकाल देने चाहिए। त्वचा पर पड़े हुए फफोलों को मत फोड़ो, उसकी त्वचा के ऊपर अगर कुछ फोड़ आते हैं तो उसको हमें नहीं फोड़ना चाहिए। तेल युक्त मरहम मत लगाओ, तेल युक्त जो मरहम होता है वो उस समय भी हमें नहीं लगाना चाहिए। यदि कपड़े चिपक गए हो तो उन्हें निकालने का प्रयास मत करो। अगर कभी क्या होता है कि जलने के बाद वो जो कपड़े होते हैं वो शरीर पर चिपक जाते हैं, तब हमें उस समय उसको निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जब वो डॉक्टर के पास हम उसको लेके जाएंगे तो वो डॉक्टर बराबर निकालेंगे। चेतना न गवाई हो तो पीने के लिए शुद्ध पानी दो, चाय कॉफ़ी तथा उत्तेजक पेय मत दो। अगर वो शुद्धि पर है यानी बेशुद्ध नहीं हुआ है, कॉन्शियस स्थिति में है, तब हमें उसे पानी देना है। उस समय उसको चाय कॉफ़ी या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये चीज़ें हमें उसको नहीं देनी चाहिए। अतिशीघ्र चिकित्सीय सहायता हमें लेनी चाहिए और जल्द से जल्द हमें क्या करना चाहिए, हॉस्पिटल की सहायता लेनी चाहिए, यानी उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। उसके बाद अगर उष्माघात होता है, प्रखर धूप में अधिक समय तक कार्य करने तथा शरीर में पानी और लवणों की मात्रा अत्यंत कमी होने के कारण क्या होता है, हमें उष्माघात होता है। ये अक्सर हम गर्मियों के दिनों में इस समस्या से हमें जूझना पड़ता है। ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए, रोगी को छाया में या ठंडे स्थान पर ले जाना चाहिए। शरीर को ठंडे पानी से पोंछो, गर्दन पर ठंडे पानी में भिगोया हुआ कपड़ा हमें उसके रखना चाहिए। पीने के लिए पर्याप्त पानी या शरबत जैसा हमें उसको पेय देना चाहिए। उल्टी आने अथवा अशक्तता आने पर गर्दन को एक और घुमाकर रोगी को पेट के बल लिटा दो, यानी अगर उसको अशक्ततापना मतलब बहुत ही कमज़ोरी आ रही है या फिर उसको उल्टी जैसा हो रहा है तो हमें उसको पेट के बल लिटाकर उसके अशक्तता आने पर गर्दन को हमें एक और घुमाकर उसको पेट के बल हमें लिटा देना चाहिए। शीघ्रातिशीघ्र चिकित्सीय सहायता लो अथवा अस्पताल में उसको ले जाओ। उसके बाद हमें देखना है कि अगर हमें सांप काट लिया तब ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए। सांपों की लगभग 2000 प्रजातियां हैं, परंतु इनमें से केवल नाग, पुरसे, गोनस तथा समुद्री सर्प जैसे सांपों की कुछ ही प्रजातियां जो होती है वो विषैली होती है। इसलिए सभी सांपों के काटने पर हमारी मृत्यु नहीं होती है, परंतु भय के कारण तीव्र मानसिक आघात लगता है और ध्यान न देने पर मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। सांप पाए जाने पर उसे तुरंत न मारकर सर्प मित्र से हमें क्या करना चाहिए, संपर्क करना चाहिए। यानी हम अक्सर क्या करते हैं, सांप दिखा तो हम पहले सांप को मार डालते हैं, तब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सर्प मित्र को बुलाना चाहिए, उसे पकड़कर उसके हवाले कर देना चाहिए। अगर हमें सांप ने काटा तो क्या करना चाहिए, घाव को पानी से धोना चाहिए। उसके बाद पीड़ित को हमें क्या करना चाहिए, धीरज देना चाहिए, यानी उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। दंश के घाव के ऊपरी भाग को कपड़े से कसकर बांधो, यानी जहाँ पर हमें, आप चित्र में देख सकते हो, जहाँ पर हमें सांप ने काट लिया है उस जगह के ऊपर वाले भाग को हमें क्या करना चाहिए, कपड़े से कसकर बांध देना चाहिए। और शीघ्रता से हमें क्या करना चाहिए, चिकित्सीय सहायता लेनी चाहिए, यानी डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। कुत्ता काटने से मनुष्य के शरीर का रक्त क्या हो जाता है, दूषित होने का खतरा रहता है, इसलिए प्रथमोपचार तथा चिकित्सीय सहायता की आवश्यकता होती है। हम देखते हैं कि हमारे मोहल्ले में बहुत सारे कुत्ते रहते हैं, तो कभी कभी हमें कुत्ता काट भी लेता है, तो ऐसे होने पर हमें घाव को रोगाणुनाशक घोल अथवा पोटेशियम पर मैग्नेट लाल दवा के पानी से हमें क्या करना चाहिए, धोना चाहिए। घाव पर सूखा कपड़ा रखना चाहिए और डॉक्टर से इलाज करा और एंटी रेबीज इंजेक्शन लो। पहले तो 14 इंजेक्शन लेने पड़ते थे, पर अभी 3 इंजेक्शन में ही हमारा काम चल जाता है। तो इस तरह से आज हमने प्रथमोपचार कौन सी परिस्थिति में किस तरह से करना चाहिए ये हमने देखा है। इस प्रथमोपचार को आपको बार बार देखकर ज़रूरत पड़ने पर, यदि आपके साथ ये हादसा हो जाता है या आपके किसी दोस्त के साथ आपके आजू बाजू में ये हादसा हो जाता है, तो आप इन प्रथमोपचार का उपयोग वहाँ पर कर सकते हो। तो आइए अब हम देखें कि हमने इस पाठ में क्या सीखा। अचानक उत्पन्न होने वाली समस्या का अर्थ ही क्या है, आपदा है, ये हमने पहले देखा। आपदाएं मानव निर्मित और प्रकृति निर्मित होती है। जागरूकता तथा तात्कालिक अनुक्रिया करना आवश्यक होता है। प्रभावकारी आपदा प्रबंधन तथा उपयोग के कारण हानि कम की जा सकती है। सावधानियों तथा प्रथमोपचार की जानकारी प्रत्येक के लिए आवश्यक है। तो इस तरह से आज हमने आपदा प्रबंधन ये पाठ को देखा है।
आप इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। और इस पाठ के अंत में जो स्वाध्याय दिया है वो स्वाध्याय आपको लिखकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करना है। धन्यवाद।